साइंस पॉइंट में आपका स्वागत है। भूगोल में कल अपन लोग दो इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब उद्योग पढ़ने से पहले खनिज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप खनिज का पहले पढ़ देंगे अपन तो उसके बाद में उद्योगों में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आप रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन सा उद्योग वहां पर क्यों स्थापित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों की मांग थी कि उद्योग पहले करवाया जाए, इसलिए मैंने शुरुआत किया है। और ये इसका कंप्लीट होने के बाद में अपन थोड़े दिन रुक करके खनिज करेंगे पहले, और उसके बाद मतलब भूगोल को शुरुआत से करेंगे, सब खनिज वगैरह सब कुछ हो जाएगा, बाद में उद्योगों को करेंगे। हमने कल पढ़ा था, पहला क्वेश्चन यही पूछता है कौन सा उद्योग कब स्थापित किया गया। और एक बार क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा दो इस्पात का कारखाना आपके स्थापित किया गया था, ठीक है नहीं। ये सारा अपन कल देखने की कोशिश की थी। कल अपने ये भी कहा था कि कुल्टी में पहला प्रयास हुआ था 1874 में, और उसके बाद में क्या किया था, और 1907 में जमशेदजी टाटा ने क्या क्या काम किया था, आपके ये टिस्को की स्थापना की, और 1918 में बरनपुर में इसको की स्थापना की गई। ये आपके निजी क्षेत्र की बातें थी। और उसके बाद 1923 में भद्रावती में कारखाना स्थापित किया गया। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे पर स्थापित मतलब स्थित है। एक जमशेदजी टाटा के बारे में और बताना चाहता हूँ। जमशेदजी टाटा ने पिछले बार आरएस का क्वेश्चन आया था, ये एरोप्लेन वगैरह जो की शुरुआत की थी, इनमें इनका बड़ा योगदान रहा था। दूसरा ये चीज है, जमशेदजी टाटा जो ग्रुप है ना, इसकी जो परमाणु ऊर्जा, चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, उसको स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बम्बई में है, तो उसकी स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के स्थापित करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही थी। एक मैं आपको बताना कल चाहता था कि हमने ये बोला था कि द्वितीय जो आपके पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध थी। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता जो थी भारी उद्योग, ठीक है। महानोबलिस मॉडल जिसको बोलते हैं, महानोबलिस ने कहा भाई बड़े बड़े आप उद्योग स्थापित करो, बड़े बड़े उद्योग आप स्थापित करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके आधारभूत ढांचा हो जाए स्थापित हो जाएगा, और अगर और पशकड़ियां मजबूत हो जाएगी, और क्या होगा, देश का विकास आपके तेजी से होगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपने जो उद्योग स्थापित किए गए थे, एक तो भिलाई कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए। एक दुर्गापुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आपके राउरकेला उड़ीसा में। ये भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुरा इंग्लैंड की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, और आपके राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किए गए। और इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें बोकारो किसकी सहायता से, पूर्व यूएसएसआर कहां पर है, झारखंड में। ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, यूपीएससी में पूछ चुके, सीधा बोकारो कहां पर स्थित है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कहां, झारखंड में स्थित है। बोकारो एक जगह है जहां कोयला भी मिलता है, एक बोकारो नदी भी है झारखंड में, ठीक है ना। वो सारे शहर इसकी पहचान है। और एक जमशेदजी टाटा वाला तो आपको बता ही दिया। तो बोकारो ये झारखंड में कितने हो गए, एक तो बोकारो हो गया आपके, और एक टाटा जमशेदपुर भी हो गया, ठीक है, जहाँ टिस्को का कार्य, टिस्को ने क्या स्थापित कर रखा है, आपने लौह इस्पात का कारखाना स्थापित कर चुका है। ये हो गए बोकारो। उसके बाद में कौन कौन से स्थापित किए गए, उसके बाद में आपके किए गए कुल्टी, हीरापुर, ठीक है, वो पहले स्थापित हो गए थे। और चौथी पंचवर्षीय योजना में आपके सेलम कहाँ, तमिलनाडु में, स्पंज लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और एक आपको स्थापित किया गया आपके विजयनगर। विजयनगर कहाँ है भाई, आपको ध्यान है, विजयनगर एक साम्राज्य भी था, विजयनगर कर्नाटक में है, ठीक है। और एक आपको स्थापित किया गया विशाखापट्टनम। अपन लोग इसका पढ़ेंगे ऐसी तरह से कि ये यहाँ पर क्या होता है, लोहा खूब मिलता है, या लोह और कोयले पास मिलते हैं अधिकार। जैसे ये भिलाई है, भिलाई के पास में एक जगह है दुर्ग जिले का डली राजरा, वो वहां की खान है, लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा वहां से मिल जाता है इसको, ठीक है। तंदुला नहर है, उसे पानी मिल जाता है, ठीक है ना। और आपका जो बम्बई और कलकत्ता का रेल मार्ग है, यातायात मार्ग है, वो इसके पास में ही पड़ता है, यातायात की सुविधा प्राप्त हो गई। और ये जो क्या कहते हैं आपके, एक नंदी माइंस है इसके पास में, 15 किलोमीटर इससे दूर, 20 किलोमीटर, जहां मैंने नौकरी की है वहां पे नंदी माइंस। नंदी माइंस चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर की सप्लाई वहां से होती है, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। और वहां पर क्या कहता है, ये जो आदिवासी बहुल एरिया है, सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना, उसको ट्रेंड कर दिया जाता है, ये सभी इसको सुविधा उपलब्ध है।
बाकी वालों का भी ऐसे ऐसे ऐसे। विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम की क्या विशेषता है? एक तो तटीय है, समझे मेरी बात को, और दूसरा ये है कि बेलाडीला एक खान है, बेलाडीला 2S के लिए प्रसिद्ध एग्जाम क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, बेला बस्तर जिले में बेलाडीला, क्या नाम है इसका? बेलाडीला। ये बहुत बड़ी खान है, बताते हैं किसी समय एशिया की सबसे बड़ी खान थी ये 2S के, ठीक है ना। अब हो सकता नहीं भी वो बड़ी, लेकिन 2S के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बस्तर से रेल मार्ग जाता है तटीय क्षेत्र में, ये आप क्या बोलते हैं इसको, विशाखापट्टनम तक, और यहाँ का आपका आयरन यहाँ जाता है, फिर ये आयरन एस कहना है वो किसको निर्यात किया जाता है? जापान को। तो इसलिए ये यहाँ तक, चूंकि एस यहाँ तक पहुंचाया जाता है, इसलिए भारत सरकार ने भी एक कारखाना यहाँ स्थापित कर दिया। ये बात समझ आई नहीं? ये सारे काम हमने कर दिया था, ठीक है ना। इतना हमने कल पढ़ा था। अब क्या किया सरकार ने? नहीं, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं। 1974 में क्या कर दिया आपके? 1974 में आपके सेल की स्थापना कर दी, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझिए आपको, इसकी स्थापना कर दी गई 1974 में, ताकि इस उद्योग के विकास की गति को बढ़ाया जा सके, समझ रहे नहीं? अब आपके एग्जाम आएंगे कि कुछ 8 जो महत्वपूर्ण कोर जो कौन कौन सी कंपनियां, उसमें सेल भी है, अपन लोग आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। ये कारखाने इसमें शामिल कर दिए गए, और फिर 14 जुलाई और 1977 को, ठीक है, 14 जुलाई 1977 को इसको था नहीं, इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको उसको भी इसमें शामिल कर दिए गए। निजी क्षेत्र के थे इसे, पहले इसका स्वामित्व सरकार ने ले लिया और फिर इसको इसके अंदर शामिल कर दिया गया, और इसको जो सेल है, इसको लो इस्पात के उद्योग के विकास की जिम्मेदारी प्रदान की गई। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। अब इससे आगे अपन लोग देखते हैं आगे। अब आगे क्या होता है देखना। अब क्या हुआ, अपन लोग देखेंगे लो उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा, ठीक है। लो उद्योग वहां स्थापित किया जाएगा जहां पहले कच्चा माल, पहला कच्चे माल में कौन सा चाहिए? लो एस्क चाहिए, लो एस्क, ठीक है। और नंबर 2 आपको चाहिए कोयला, ठीक है। और नंबर 3 चाहिए चूने का पत्थर, चूने का पत्थर चाहिए, ठीक है। चूने के पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। और नंबर 4 चाहिए डोलोमाइट, डोलोमाइट चाहिए, डोलोमाइट का सूत्र होता है CaCO3 और प्लस MgCO3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी, ठीक है ना, समझ की बात को दी। और इसके बाद क्या चाहिए? मैग्नीज चाहिए, 500 मैग्नीज, Mn मैग्नीज, ठीक है। और कुछ विशेष प्रकार के जो आपके क्या बोलते हैं, आपको जरूरत होती है ना, उसमें क्या डालते हैं आप? क्रोमियम भी डालते हैं। मुख्य जो तत्व हो गए ये हो गए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। पहले मैं एस के बारे में बता दूं। एक होता है खनिज, एक होता है एस्क। अब ऐसी बात है, वे ही खनिज किसको बोलते हैं? जो जमीन में खोद के निकाले जाते हैं सामान्यतः, है या तत्वों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? चट्टान के मिश्रण क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं, तत्वों के मिश्रण को। खनिज और एस में क्या अंतर है? खनिज, प्रत्येक खनिज एस हो सकता है, लेकिन प्रत्येक एस खनिज नहीं होता, ठीक है। क्यों? उसी खनिज को एस कहेंगे जिसे धातु प्राप्त करना पहले तो लाभदायक हो, ठीक है। दूसरा आसानी हो जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एस निकाला, अब रेत की तरह होता है जब निकालते हैं, खोद के निकालते हैं एस कर। मान लीजिए आपको एस को निकालने में, खान खोदने में 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है। और दोबारा धातु निकालने में 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, तो वो एस नहीं होगा, वो तो खनिज ही रहेगा, ठीक है। मतलब लाभदायक हो कुल मिलाकर के उसे प्राप्ति करना, ठीक है, धातु प्राप्त करना, वो हो गया एस, ठीक है ना। तो लोहे के एस कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम आपको पूछते हैं। एक तो होता है हेमाटाइट, हेमेटाइट हो गया, और एक हो गया मैग्नेटाइट, और ये आपका तीसरा होगा सिडेराइट, और चौथा कौन सा होगा? लिमोनाइट, और 5वां होगा आयरन पायराइटिस, यही बात समझ में नहीं। अब ये एस को का निर्धारण कैसे किया जाता है? Fe की मात्रा के पास, लोहे की मात्रा के आसपास, ठीक है। पता है कि समझ में नहीं? इसमें लगभग 72% के आसपास होता है क्या आपका आयरन की मात्रा,
ठीक है ना। ये मैग्नेटाइट बहुत हाई क्वालिटी का होता है। मैग्नेटाइट जो होता है ना आपका, मैग्नेटाइट है आपका, सॉरी मैग्नेटाइट, हेमाटाइट नहीं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये होगा, इसमें 72% तक लोहा मिल सकता है। हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। इसका सूत्र होता है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। और सिडेराइट का FeCO3। और लाइमोनाइट का यही होता है, वाटर में होगा इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके साथ में इसका सूत्र होता है FeS2। ये फॉर्मूला हो गए, ठीक है ना। तो इनका जो निर्धारण किया जाता है ना कि ये एस का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, उसमें लोहे की मात्रा कितनी है। और लोहे की मात्रा जो होती है इनमें 25% से लगाकर आपके 75% तक होती है खनिजों में। कितनी? 25 से लगाकर 75% तक होती है। मैग्नेटाइट में ये अग्नि चट्टानों में मिलता है, सबसे अधिक 72% तक लोहा होता है। और हेमाटाइट में होता है 60 से 70%, ठीक है। बाकी वाला कम होता है, ठीक है। नहीं सुनना की बात को नहीं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम आपका आता ही है, क्या आता है कि इसको मूर्खों का सोना भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मूर्खों का सोना, आयरन पायराइटिस, ठीक है ना। मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड बोलते हैं इसे, ठीक है ना। FeS2 को, ठीक है। वहां पर आयरन FeS2 सूत्र नहीं देगा, कभी आप दे देगा आयरन पायराइटिस दे देगा, ठीक है। और तो आयरन पायराइटिस ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं FeS2 मूर्खों का सोना। क्यों बोलते हैं? इसकी चमक है ना सोने जैसी होती है, सोने का होता है प्रतीक AU, इसकी चमक है ना सोने जैसी होती है, इसलिए लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं, भाई ये तो सोना ही होगा। कभी कभी देखा ना आपने, नकली लोग आए, ठग लोग आए, उन्होंने क्या कर दिया, सोने को मतलब क्या है, लोगों को ठग के चले गए सोना बेच करके, नकली सोना का। तो नकली सोना आपके यही होता है FeS2। और सोने की गुणवत्ता को किससे नापते हैं? आप कैरेट से नापते हैं। ये भी कुछ आपका एग्जाम आता है, हीरे को भी कैरेट में नापते हैं, ठीक है। मान लो कोई 18 कैरेट का सोना है, इसका मतलब क्या हुआ, 18 कैरेट का सोना है, ठीक है। वैसे 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्धतम सोना होता है। 18 कैरेट का सोना, इसका मतलब 18 भाग तो उसके शुद्ध है और 6 पार्ट उसमें कुछ न कुछ मिलाया गया है, ठीक है, चांदी वगैरह जो भी है ना। कहते हैं 24 कैरेट का तो शुद्ध सोना ही नहीं होता है। और वैसे 22 कैरेट है, इसका मतलब 2 भाग आपकी क्या अशुद्ध है। मतलब 18 कैरेट का मतलब क्या हुआ, 18/24 इंटू 100 कितना परसेंट, 75% सोना है और 25% दूसरी चीज है। नहीं बड़े समझे, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये मुख्य अपन ने इसका पढ़ दिया कि ये कौन से, इसके एस कौन से। इसी प्रकार कोयले यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले कितना प्रकार का होता है, कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 प्रकार का है। एक एंथ्रासाइट कोयला होता है, एंथ्रासाइट, और बिटुमिन, और तीसरा लिग्नाइट, चौथा पिट कोयला, 4 होते हैं। इसमें 90% के आसपास होता है, ठीक है। और इसमें 80% कार्बन होता है। इसमें कितना होता है, 50 से 60, और ये 45 से भी कम होता है, 25 से 40%, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा जाता है। और ये पर्यावरण की दृष्टि से एंथ्रासाइट कोयला अच्छा है, ठीक है, धुआं कम देता है। भारत में आपके जम्मू कश्मीर में ये मिलता है, एक जगह है, ठीक है, वहां पर। और भारत का कोयला अधिकांश बिटुमिन कोयला है। चूने का पत्थर का सूत्र होता है CaCO3 और डोलोमाइट का सूत्र होता है MgCO3। एक होता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा में एग्जाम आया, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट होता है, कार्बोनेट होता है, और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। बात आई समझ में नहीं? इसको अगर गर्म करो 117 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपके बन जाएगा CaSO4 आपके हाफ H2O, ठीक है। उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2CaSO4 आपका और H2O। और ये आपका क्या है, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या नाम है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। समझ आते नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले याद रख लेना है, ये ध्यान रखना है सारा इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये साथ में ही बता दिया है। अब तुम यहां समझना, अब क्या होता है, मान लीजिए आपको 1 टन आपको क्या बनाना है, आपका लो इस्पात आपको प्राप्त करना है। कितना? 1 टन। 1 टन का मतलब क्या होता है, एक टन आपको प्राप्त करना, क्या, लो एस का। तो अपन क्या करेंगे, कच्चा लोहा प्राप्त करना है आपको, ठीक है। पिग आयरन प्राप्त करना है 1 टन, है ना, लो इस्पात बनाने के लिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1.5 टन चाहिए आपका क्या, ये लोहा।
लोहेस्ट चाहिए, और 1.4 टन क्या चाहिए आपके कोयला चाहिए, और चूने का पत्थर चाहिए 0.3 टन, 0.3 टन आपके चूने का पत्थर चाहिए, और ये चाहिए 0.1 टन, और ये चाहिए 0.1 टन। बात आई समझ में नहीं? और 1 टन का मतलब क्या होता है? 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल, यानी 1000 केजी। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है नहीं होते? तो 1 टन 1000 केजी या 10 क्विंटल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको 1000 से गुणा करो तो 1500 केजी चाहिए आपको क्या? लोहा। और 1400 केजी चाहिए क्या आपको? ये कोयला। और इसको कितने से गुणा करेंगे अपन? इसको इसे गुणा करेंगे 300 केजी चाहिए आपको क्या? हाँ, और इसमें 100 केजी और 100 केजी। बात है समझ में नहीं? अब मुझे बताओ, लो एस का कारखाना वहीं, लो इस्पात का कारखाना वहीं स्थापित की जाएंगे जहां कच्चा माल नजदीक। कच्चा माल विशेष रूप से कौन चाहिए? अधिक आपको लो एस चाहिए और कोयला चाहिए। इसलिए कोशिश की जाती है आपके लो इस्पात उद्योग वहां स्थापित किया जाए जहां पर क्या हो, आपके लो एस नजदीक हो और कोयला नजदीक हो। क्यों? ये तो कम मात्रा में, ये तो फिर भी यातायात के साधनों से मंगा लेते हैं। अगर मान लीजिए दूर आप स्थापित करोगे तो क्या होगा? उसकी कॉस्ट, परिवहन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या नहीं रहेगा, आपके उपयोगी नहीं रहेगा। इसलिए जहां लो एस है, लोहे की मात्रा अधिक चाहिए तो लोहा जहां नजदीक है, कुछ लो एस जहां नजदीक है वहां स्थापित करते हैं, फिर कोयले के नजदीक स्थापित करते हैं। ये उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए सिद्धांत दिया था वेबर ने। वेबर के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसको। ठीक है, वेबर ने कहा, वो उसमें 3-4 बातें हैं, इसकी अपन चर्चा करेंगे नहीं। कैसे, कहां उद्योग स्थापित करना चाहिए था उन्होंने? एक भार से, ये कैसा उद्योग है? भार से उद्योग है। भार से उद्योग क्यों है भाई? क्योंकि 1 टन आपको बनाना था क्या? आपको पिग आयरन आपको प्राप्त करना है। इसके लिए आप कितने, डेढ़ और डेढ़ 3 और मान लीजिए आप 4 टन के आसपास दूसरी सामान चाहिए, तो 3 टन तो आपका क्या गया ना काम से। ठीक है नहीं, कम हो गया है ना। तो अगर नजदीक आप लगाओगे तो परिवहन कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक कुछ सामान है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कहाँ ही स्थापित करो? 1 टन की आप ले आए इलेक्ट्रॉनिक कोई माल लेके आए, तो 1 टन का लगभग 1 टन का क्या बनेगा? आपका सामान बन जाएगा। ठीक है ना। वो क्या करता है, बाहर से उद्योग नहीं है, बाहर से जिसमें नहीं होता उसको उद्योग को आप कहाँ ही स्थापित कर सकते हो? बाजार के नजदीक स्थापित कर सकते हो। लेकिन बाहर से होता है तो ज्यादा दूरी पर लेके जाओगे तो परिवहन होगा। ठीक है, ये तो जापान का मैंने एग्जाम्पल दिया। जापान में कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां पर जाकर उद्योग स्थापित बहुत बड़ा क्या करते हैं, लो इस्पात में विश्व में 30 नंबर पर है जापान। अभी भी बता रहे हैं भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया इस साल, बता रहे हैं। ठीक है, तो अपन इकोनॉमिक सर्वे बढ़ेंगे उसमें देखेंगे। ठीक है ना। वैसे अभी तक 30 पारिक बुक है, वो लोग 30 स्थान पर ही बता रहे हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में नहीं? अब मान लीजिए पहला कच्चा माल हो गया, कच्चा माल महत्वपूर्ण चीज हो गई। उसके बाद में क्या आ गया? परिवहन है। क्यों भाई? इस परिवहन, जल। ठीक है, परिवहन चाहिए। ये सभी माल एक जगह, अब आपको मालूम है कच्चा माल कारखाने तक पहुंचाना है, फिर जो तैयार माल होता है वो बाजार तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद बंदरगाह तक निर्यात करने के लिए बंदरगाह तक लेके जाना है, मशीनरी बड़ी बड़ी बंदरगाह से लेके आना है उसको। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? परिवहन के साधन, उन्नत परिवहन के साधन चाहिए। ठीक है, और इसमें जल की भी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता हो गई, जल भी चाहिए। ठीक है, और कुशल श्रम चाहिए, कुशल श्रम। ठीक है, श्रम के भारत में कमी नहीं है, लेकिन कुशल श्रम है ना, उसकी भारत में कमी है। ठीक है ना। और बाकी चीज मैंने राजनीतिक आर्थिक कारण बता दी, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सारा चीज है ही, है ना। ये सारा ये अपन लोगों ने मुख्य चीज पढ़ दी थी। ठीक है ना। अब भारत में उद्योग की स्थापना के 4 स्थितियां हैं। एक तो कोयले के निकट, कोयले के निकट कौन कौन से कारखाने हैं ये आपको ध्यान रखना है। कोयले के निकट एक तो आपका बरनपुर है। बरनपुर एक रानीगंज जगह है, रानीगंज। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अंग्रेजों सबसे पहले यहीं आए थे और 1774 में अंग्रेजों ने कोयले का खनन यहीं से शुरुआत की थी। सबसे पहले थोड़ा बहुत कोयले भले ही निकाले हो, लेकिन आधुनिक रूप से कोयले की खनन का जिस प्रकार से खनन होना चाहिए वो अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। कहां पर? आपके 1774 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपके असम में उन्होंने पेट्रोलियम निकाला था अंग्रेजों ने ही। ठीक है, ये काम उन्होंने शुरू किया था। तो बरनपुर
हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो। हीरापुर और कुल्टी ये सब आसपास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। कुल्टी और आपका दुर्गापुर और आपके बोकारो, ये कोयले के निकट है। कौन सा कोयला? एक बोकारो खुद में भी कोयला मिलता है, ठीक है। बोकारो में कोयला मिलता है, ठीक है ना। दुर्गा और एक दरिया है, ये भी इस बोकारो को ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। रानीगंज में जगह है, वहां पर पश्चिम बंगाल में, ये लगभग उसके पास ही पड़ते हैं। तो ये कोयला जहाँ स्थापित है, कोयला है क्षेत्र है, उसके नजदीक ये स्थापित किया गया है, ठीक है। ये कारखाना है, लेकिन इनसे लोहा भी दूर नहीं है, क्योंकि झारखंड में भी लोहा प्राप्त होता है और उड़ीसा में भी लोहा प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये जो कलकत्ता जो मार्ग है, जो बम्बई और कलकत्ता रेल मार्ग है, और यह सड़क जो भी मार्ग है, वो भी इनके नजदीक ही पड़ता है, ठीक है ना। जिस चीज की कमी होती है वो लेके आ जाते हैं। समझे मेरी बात को? मान लीजिएगा आपके लेके चले गए, मान लीजिए उड़ीसा से लेके आए ये क्या 2 एस, तो वापस जाते वक्त कोयला लेके चले जाते हैं, ठीक है। बोकारो को खाली कर दिया, दूसरी जगह दूसरी चीज या तैयार माल लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। नंबर दो आपके लो एस के नजदीक कौन से हैं? भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, बाकी वाले सब। भिलाई, मैंने भिलाई बता दिया। भिलाई किसके पास है? भिलाई दुर्ग जिला है। दुर्ग जिला में डली राजरा एक जगह है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डली राजरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? डली राजरा लो एस के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला है, राउरकेला आपके उड़ीसा में है। यहाँ बादाम पाड़ हुआ, मयूरभंज हुआ, बहुत सारी जगह है उड़ीसा में जहां पर खूब उत्पादन होता है किसका? लोहेस का। और भद्रावती कर्नाटक में एक बाबा बुदन की पहाड़ी है, शिमोगा है, बेलारी है, वहां खूब आपके क्या है, आपको प्राप्त होता है क्या? लोहेस, भद्रावती। और सेलम एक जावेदी की पहाड़ी है, आपके तमिलनाडु में है, वहां आपके आसपास मिल जाता है क्या? आपके लोहेस। और एक विजयनगर आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक में अच्छे किस्म का आपका लोहेस मिलता है, ठीक है। ये लोहेस के नजदीक है, लोहेस के नजदीक आपके कारखाना है लोहेस का। और विशाखापट्टनम है ना, विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आपके पास तट पे स्थित है। उसे एक तो क्या है, बेला डेला से लोहेस प्राप्त हो जाता है, दूसरा आपको कोयला ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका वगैरह से बाहर से आयात कर लेते हैं। परिवहन की सुविधा उसको उपलब्ध है, व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध है, और विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, ठीक है ना। ये सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना, ठीक है। तो ये मुख्य बातें अपन लोगों ने इसको पढ़ने की कोशिश की है और ये काम किया है, ठीक है। ये आपको मुख्य जो चीज इसमें देख लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कल अपन इस कारखानों को पढ़ेंगे कि ये जो भिलाई है ना, इसको क्या क्या सुविधाएं हैं, कहां से लोहा प्राप्त होता है, भिलाई को स्थापित क्यों किया गया, ठीक है ना। तो क्यों किया गया? तो भिलाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण है भिलाई को स्थापित किए जाने का क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय विकास का जो असंतुलन था उसको दूर करना। सरकार का मानना था कि ये आदिवासी मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो ये मान लीजिए तो लो इस्पात उद्योग को वहां पर स्थापित कर देंगे, तो ये आधारभूत उद्योग है, बाकी वाली छोटी मोटी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, वहां स्थापित हो जाएगी। अगर और पक्ष कड़ियां मजबूत हो गई, अगर और पक्ष कड़ियां मजबूत हो गई, क्या विकास को तीव्रता मिलेगी, तीव्र गति प्रदान की जा सकेगी, ठीक है ना। और वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री वहां स्थापित होती है, बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग वहां आते हैं, लोगों से मिलते हैं, करते हैं, तो क्या होता है वहां एक क्या होता है, मानव संसाधन में सुधार आता है। कुशल मानव संसाधन के विकास होने में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा का कुशल मानव संसाधन विकसित होने में मदद मिलती है। दूसरी वहां से मान लीजिएगा बड़ा उद्योग स्थापित होगा, तो दूसरी साइड के बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग है, जैसे होटल है, ठीक है ना, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो बहुत सारे अपने आप स्थापित हो जाएंगे, ठीक है ना। ये काम किया गया था सारा का सारा, इसलिए भिलाई स्थापित किया गया। बाकी वालों के बारे में अपन प्रत्येक को क्या सुविधा है, कल अपन लोग इसे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।